नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे कातिल की पड़ताल कर रहे हैं जो दिखता तो बड़ा पौष्टिक और सेहतमंद है, पर असल में धीरे-धीरे एक पूरे तालाब या झील का गला घोट देता है। इसका नाम है यूट्रोफिकेशन। हाँ, और ये नाम ही अपने आप में एक धोखा है। इसकी जड़ें यूनानी शब्द यूट्रोफिया में है, जिसका मतलब है अच्छा और स्वस्थ पोषण। लेकिन विडंबना देखिए, यही अच्छा पोषण जब हद से ज्यादा हो जाता है तो आशीर्वाद की जगह एक जानलेवा अभिशाप बन जाता है। बिल्कुल। और आज हमारी गहन चर्चा इसी विरोधाभास पर है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस पूरी प्रक्रिया की समझिए एक फोरेंसिक रिपोर्ट की तरह हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कातिल काम कैसे करता है, कैसे पोषण की एक अतिरिक्त खुराक पानी के अंदर की पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। हमारा मकसद इस धीमी मौत की कहानी को परत दर परत खोलना है। तो चलिए इस तहकीकात को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि ये कातिल है कौन। यूट्रोफिकेशन असल में है क्या? मैंने जब इन स्रोतों को पढ़ा तो एक लाइन पर मेरी नजर अटकी। उसमें लिखा था कि यूट्रोफिकेशन पारिस्थितिकी तंत्र का एक सिंड्रोम है। ये सिंड्रोम शब्द बड़ा गंभीर लगता है। इसका क्या मतलब है? सिंड्रोम शब्द यहाँ बिल्कुल सटीक है। देखिए, सिंड्रोम का मतलब होता है लक्षणों का एक समूह। यूट्रोफिकेशन कोई एक अकेली घटना नहीं है, ये घटनाओं की एक पूरी चेन है। एक बीमारी है जो तब शुरू होती है जब पानी में जरूरत से ज्यादा पोषक तत्व, खासकर नाइट्रेट्स और फॉस्फेट पहुंच जाते हैं। अच्छा, आसान भाषा में कहें तो हम अपनी झीलों और नदियों को ओवर फर्टिलाइज कर रहे हैं, जैसे खेत में जरूरत से ज्यादा खाद डाल दी हो। और ये अतिरिक्त खाद, ये पोषक तत्व आते कहाँ से हैं? क्या कोई मुख्य संदिग्ध है? हाँ, स्रोत इस मामले में बिल्कुल साफ है। मुख्य संदिग्ध है हमारी खेती। खेतों में इस्तेमाल होने वाले फॉस्फेट और नाइट्रेट वाले उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर जब बारिश के पानी के साथ बह के आसपास की नदियों या झीलों में पहुंच जाते हैं तो वहीं से इस तबाही की शुरुआत होती है। सिर्फ खेती या और भी कुछ? और फैक्ट्रियों का कचरा भी इसमें बड़ा हाथ बंटाता है। तो जैसे ही ये संदिग्ध मतलब ये पोषक तत्व पानी में दाखिल होते हैं, जुर्म का पहला सबूत नजर आने लगता है। स्रोतों के मुताबिक झील की सतह पर हरी शैवाल यानी ग्रीन एल्जी की एक मोटी परत जम जाती है। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक मिनट के लिए सोचिए, शैवाल तो अच्छी चीज होनी चाहिए, है ना? ये तो प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनाती है, तो फिर ये एक समस्या कैसे बन गई? हाँ, यही सवाल मेरे भी मन में था। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई कहे कि ज्यादा ऑक्सीजन मिलना खतरनाक है। यहीं पर अति का खेल है। होता यह है कि कुछ शैवाल और बैक्टीरिया को जब अचानक इतना सारा पोषण मिलता है तो उनकी आबादी में एक विस्फोट हो जाता है। उनकी संख्या रातों रात लाखों करोड़ों में पहुंच जाती है और वे पानी की पूरी सतह पर एक मोटी हरी चादर की तरह फैल जाती है। अच्छा, इसी को एल्गल ब्लूम कहते हैं। बिल्कुल, और यही हरी चादर कत्ल का हथियार बन जाती है। हथियार? एक हरी चादर कैसे किसी की जान ले सकती है? दो तरीकों से। पहला, ये मोटी चादर सूरज की रोशनी को पानी के नीचे तक पहुंचने ही नहीं देती, तो नीचे जो पौधे और शैवाल हैं वे बिना रोशनी के मर जाते हैं। लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता है। ऑक्सीजन की कमी वाला? हाँ, सोचिए एक कमरे में 10 लोगों के लिए हवा है। अब अचानक उस कमरे में 1000 लोग आ जाएं और कोई खिड़की दरवाजा भी बंद कर दे, क्या होगा? दम घुटना तय है। बिल्कुल। तालाब के लिए एल्गल ब्लूम यही काम करता है। पहले तो शैवाल की बढ़ी हुई आबादी खुद ही पानी में घुली हुई ज्यादातर ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेती है। फिर जब ये लाखों करोड़ों शैवाल मरते हैं तो बैक्टीरिया उन्हें गलाने सड़ाने का काम शुरू करते हैं और इस प्रक्रिया में वो पानी में बची खुची सारी ऑक्सीजन भी सोख लेते हैं। बाप रे, यानी पानी के अंदर सांस लेने के लिए हवा ही नहीं बचती। शून्य। इस स्थिति को एनॉक्सिया कहते हैं, ऑक्सीजन रहित। और इसका नतीजा, मछलियां, केकड़े, घोंघे, पानी के अंदर रहने वाला हर जीव जिसका दम ऑक्सीजन पर चलता है वो तड़प तड़प कर मर जाता है। एक भरा पूरा तालाब या झील एक वीरान जलीय कब्रिस्तान में बदल जाता है। ये तो बहुत भयानक है। और हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि बात यहीं खत्म नहीं होती। जब ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो अवायवीय स्थितियां यानी एनाएरोबिक कंडीशंस बन जाती हैं। ये क्या भला है? अवायवीय का मतलब है बिना हवा के। ऐसी स्थिति में कुछ खास तरह के बैक्टीरिया पनपते हैं जिन्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती।
और ये बैक्टीरिया, ये बेहद खतरनाक जहर पैदा कर सकते हैं। जहर? हाँ, ऐसे जहर जो बाकी बचे खुचे जलीय जीवों, पक्षियों और यहाँ तक के उन जानवरों को भी मार सकते हैं जो उस पानी को पीते हैं। तो ये एक धीमी सिलसिलेवार मौत है। ये तो वाकई एक पूरी सोची समझी साजिश लगती है। क्या ये हमेशा इंसानों की ही करतूत होती है या प्रकृति में भी ऐसा होता है? अच्छा सवाल है। यूट्रिफिकेशन दो तरह का होता है। पहला है प्राकृतिक, जो हजारों लाखों सालों में धीरे धीरे होता है, जैसे किसी झील में पत्तियां और दूसरे जैविक पदार्थ धीरे धीरे जमा होते रहते हैं और पोषक तत्व बढ़ते हैं, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत धीमी होती है। और दूसरा जाहिर है मानव निर्मित होगा। हाँ, और यही हमारी आज की सबसे बड़ी चिंता है। जो काम प्रकृति सदियों में करती है, उसे हम इंसान कुछ ही दशकों में कर देते हैं। अनुपचारित सीवेज, खेतों से बहकर आया खाद वाला पानी, गोल्फ कोर्स, पार्कों में इस्तेमाल होने वाले उर्वरक, पशुओं का अपशिष्ट, ये सब इसके स्रोत हैं। एक मिनट, जीवाश्म ईंधन भी? हाँ, यहाँ तक कि गाड़ियाँ और फैक्ट्रियाँ जो जीवाश्म ईंधन जलाती हैं, उनसे निकला नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हवा के जरिए पानी में पहुंचकर खाद का काम करता है। इन स्रोतों को भी हमारे दस्तावेज दो हिस्सों में बांटते हैं, पॉइंट स्रोत और नॉन पॉइंट स्रोत। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, पर इसे समझना बहुत आसान है। सोचिए, पॉइंट सोर्स एक टपकते हुए नल की तरह है। आपको साफ साफ पता है कि पानी कहाँ से आ रहा है, जैसे किसी फैक्ट्री का एक पाइप जो सीधे नदी में कचरा डाल रहा है। आप उस नल को बंद कर सकते हैं, मतलब इसे नियंत्रित करना आसान है। और नॉन पॉइंट सोर्स? नॉन पॉइंट सोर्स बारिश में लीक हो रही छत की तरह है। पानी हर जगह से आता हुआ लगता है और ये पता लगाना मुश्किल होता है कि असल में लीक कहाँ से हो रहा है। एक पूरे खेत से या एक पूरे शहर से बहकर आने वाला पानी ऐसा ही होता है। आपको पता नहीं होता कि प्रदूषण ठीक किस जगह से और कितना आ रहा है, इसीलिए इसे रोकना बहुत मुश्किल है। तो ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरी मौत की गाइड, अगर हम इसे क्रम से देखें तो कुछ इस तरह: खेतों और शहरों से पोषक तत्व पानी में पहुंचे, जिससे शैवाल की आबादी में विस्फोट हुआ, जिसे हमने एल्गल ब्लूम कहा। फिर उस शैवाल की चादर ने सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन को रोक दिया, नीचे के पौधे मर गए। बिल्कुल। फिर जब शैवाल खुद मरी तो बैक्टीरिया ने उसे सड़ाने में बची खुची सारी ऑक्सीजन भी खत्म कर दी। और अंत में ऑक्सीजन के बिना पानी के अंदर की पूरी दुनिया ही तबाह हो गई। पर मेरा सवाल यह है कि क्या ये असर हमेशा के लिए रह जाता है? क्या कोई झील एक बार मर जाए तो हमेशा के लिए मर जाती है? कई मामलों में हाँ। ये एक और भयानक सच है। यूट्रोफिकेशन के कारण झीलों और तालाबों के तल में डेट्राइटिस यानी मृत जैविक पदार्थों की एक मोटी परत जमा होने लगती है। ये कीचड़ झील को धीरे धीरे भरता जाता है, उसे उथला बना देता है। और फिर हजारों सालों में वो खूबसूरत झील पहले एक दलदल में बदलती है और फिर पूरी तरह सूखकर जमीन बन जाती है। एक पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र हमेशा के लिए नक्शे से मिट जाता है। ये सब सुनने में बहुत निराशाजनक लगता है, जैसे एक बार पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ गया तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन शायद उम्मीद की एक किरण है। हमारे स्रोतों में पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली से जुड़ा एक दिलचस्प विचार है जो हमें याद दिलाता है कि समाधान अक्सर प्रकृति में ही छिपा होता है। ये TERES नाम के एक एक्रोनिम पर आधारित है। TERES, ये क्या है? ये पेड़ों के महत्व को समझने का एक तरीका है। T है टिम्बर यानी लकड़ी, जो पेड़ों का एक सीधा उपयोग है। R है रेस्टोरेशन यानी बहाली। पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, जो पोषक तत्वों को पानी में बह जाने से रोकने का पहला कदम है। वे वाटरशेड की रक्षा करते हैं और मिट्टी में नमी बनाए रखते हैं। मतलब पेड़ एक तरह से फिल्टर का काम करते हैं। आगे क्या है? पहला E है इकोलॉजिकल यानी पारिस्थितिक। पेड़ पर्यावरण को साफ करते हैं, वन्य जीवों को घर देते हैं। दूसरा E है एजुकेशनल यानी शैक्षिक। वे हमें प्रकृति के बारे में सिखाते हैं। और S? और आखिर में S है सोर्स ऑफ सस्टेनेंस यानी निर्वाह का स्रोत। पेड़ हमें भोजन, ईंधन, दवाइयाँ और न जाने क्या क्या देते हैं। संदेश यह है कि स्वस्थ जंगल एक स्वस्थ जलीय जीवन की गारंटी है। तो ये तो हुई बहाली की बात, लेकिन वापस उस क्राइम सीन पर लौटते हैं। क्या गला घोटना ही इस कातिल का एकमात्र तरीका है या इसके पास और भी हथियार हैं? बिल्कुल है। कभी कभी ये कातिल गला घोटने की बजाय सीधा जहर दे देता है। इसे कहते हैं विषाक्तता यानी टॉक्सिसिटी। जहर? मतलब एल्गल ब्लूम्स जहरीले भी हो सकते हैं? हाँ, कुछ एल्गल ब्लूम इतने खतरनाक होते हैं कि वे न्यूरोटॉक्सिन और हेपेटोटॉक्सिन जैसे जहर छोड़ते हैं
और ये सिर्फ मुश्किल शब्द नहीं है। न्यूरोटॉक्सिन यानी वो जहर जो सीधे दिमाग और नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, और हेपेटोटॉक्सिन वो जो लिवर को तबाह कर सकता है। बाप रे। हाँ, मतलब ये शैवाल एक तरह का अदृश्य रासायनिक हमला कर देती हैं। और ये जहर किसे मारता है? सिर्फ मछलियों को? मछलियों को, पक्षियों को और यहाँ तक कि इंसानों को भी। इसका सबसे आम उदाहरण है शेलफिश पॉइजनिंग। जहरीले शैवाल को छोटी मछलियां या शेलफिश खाती हैं, फिर उन्हें बड़ी मछलियां खाती हैं, और जब कोई इंसान उस मछली को खाता है तो वो जहर उसके शरीर में पहुंच जाता है। और उसे गंभीर रूप से बीमार कर सकता है या मार भी सकता है। सही। यहीं से हमारी तहकीकात एक और भी खतरनाक अपराधी तक पहुंचती है, जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में बार बार हुआ है। हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन यानी हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स, जिन्हें संक्षेप में HABs कहा जाता है। ये क्या है? क्या ये सामान्य एल्गल ब्लूम से अलग है? आप इन्हें एल्गल ब्लूम्स का स्पेशल फॉसिल्स वर्जन समझ सकती हैं। है तो ये भी शैवाल ही, जो सामान्य तौर पर समुद्री खाद्य श्रृंखला का आधार होते हैं, लेकिन जब इन्हें सही माहौल यानी ढेर सारे पोषक तत्व और गर्म पानी मिलता है तो कुछ खास प्रजातियां जो जहर बनाती हैं उनकी संख्या में विस्फोट हो जाता है। यही HABs हैं। मैंने इनके लिए एक और नाम सुना है, रेड टाइड। हाँ, और ये नाम बहुत भ्रामक है। वैज्ञानिक अब इस नाम का इस्तेमाल करने से बचते हैं। पहली बात, ये ब्लूम हमेशा लाल नहीं होते। ये हरे, भूरे या नारंगी भी हो सकते हैं। अच्छा। दूसरी बात, इनका ज्वार भाटे यानी टाइड से कोई लेना देना नहीं होता। और सबसे जरूरी बात, कुछ जहरीली शैवाल प्रजातियां पानी का रंग बदले बिना भी, कम संख्या में होने पर भी बेहद हानिकारक हो सकती हैं। इसलिए हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन या HABs ज्यादा सटीक नाम है। तो ये HABs, ये जहरीले शैवाल मछली और इंसानों के लिए खतरनाक कैसे हैं? एक तो आपने जहर वाली बात बताई। हाँ, वो सीधा खतरा है। जहर खाद्य श्रृंखला के जरिए हम तक पहुंच सकता है। दूसरा खतरा वही पुराना है, ऑक्सीजन का खत्म होना। जब ये जहरीला ब्लूम मरता है तो ये भी पानी की सारी ऑक्सीजन सोख लेता है, जिससे बड़े पैमाने पर मछलियां मर जाती हैं, जिसे फिश किल कहते हैं। तो ये एक बड़ा पर्यावरणीय खतरा है, इसमें कोई शक नहीं। क्या ये सीधे तौर पर इंसानी स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है? मतलब क्या कोई समुद्र किनारे टहल रहा हो और बीमार पड़ जाए? हाँ, ऐसा हो सकता है। ज्यादातर लोग तो दूषित सी फूड खाने से बीमार पड़ते हैं, लेकिन कुछ HABs के जहर इतने हल्के होते हैं कि वे हवा में स्प्रे की तरह फैल सकते हैं। जब समुद्री लहरें टूटती हैं तो ये जहरीले कण हवा में आ जाते हैं और सांस के जरिए हमारे फेफड़ों में पहुंचकर हमें बीमार कर सकते हैं। इसके आर्थिक परिणाम भी तो होंगे। बहुत गंभीर। सोचिए, एक HAB की घटना होती है, सरकार को तुरंत उस पूरे इलाके में मछली पकड़ने और शेलफिश इकट्ठा करने पर रोक लगानी पड़ती है। मछुआरों का रोजगार ठप, सी फूड रेस्टोरेंट बंद, समुद्र किनारे के पर्यटन पर ताला लग जाता है, क्योंकि कोई भी जहरीले पानी में तैरना या बदबूदार समुद्र तट पर घूमना नहीं चाहेगा। मतलब ये स्थानीय अर्थव्यवस्था को अरबों का नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब यह है कि समुद्री भोजन खाना अब सुरक्षित नहीं है? नहीं, आम तौर पर ये सुरक्षित है। सरकारी एजेंसियां पानी की लगातार निगरानी करती हैं और जैसे ही कोई खतरा देखती हैं, वे चेतावनी जारी कर देती हैं। लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है। कभी भी ऐसे क्षेत्र से पकड़ी गई मछली या शेलफिश न खाएं जहां HAB की चेतावनी जारी की गई हो। हमारी जांच के आखिरी हिस्से में एक और संदिग्ध का नाम आता है, जलवायु परिवर्तन। इसका इस पूरे मामले से क्या लेना देना है? जलवायु परिवर्तन इस आग में घी का काम कर रहा है। हमने देखा कि HABs को दो चीजें पसंद है, पोषक तत्व और गर्म पानी। जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया भर के महासागरों और झीलों का तापमान बढ़ रहा है। ये गर्म पानी इन जहरीले शैवाल के लिए एक शानदार माहौल बना रहा है, जिससे वे ज्यादा जगहों पर, ज्यादा बार और ज्यादा समय तक टिक पाते हैं। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सार ये है कि यूट्रोफिकेशन, जो दिखने में एक पोषण की प्रक्रिया है, असल में एक मानव निर्मित तबाही है। यह एक चेन रिएक्शन शुरू करती है जिसका चरम है हानिकारक शैवाल स्फुटन, जो न सिर्फ पानी के अंदर की दुनिया को बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे स्वास्थ्य को भी सीधे तौर पर निशाना बनाता है। बिल्कुल, हमने कातिल को पहचान लिया है, जो है पोषक तत्वों का प्रदूषण। हमने कत्ल का हथियार भी देख लिया है, जो है एल्गल ब्लूम और HABs। और हमने मकसद भी समझ लिया है, जो है अनियंत्रित मानवीय गतिविधियां।
यहाँ पर एक सवाल सोचना बहुत जरूरी है जो हमारे स्रोत सीधे तौर पर नहीं पूछते लेकिन इशारा करते हैं। हम ये तो जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन HABs को और बदतर बना रहा है, लेकिन क्या इसका उल्टा भी सच हो सकता है? मतलब ये कि क्या ये मृत जलीय क्षेत्र, ये डेड जोन्स, खुद जलवायु परिवर्तन को और तेज कर रहे हैं? एक स्वस्थ महासागर कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने में मदद करता है। क्या एक बीमार और मरता हुआ महासागर ऐसा कर पाएगा? कहीं हम एक ऐसे दुष्चक्र में तो नहीं फंस रहे जहां प्रदूषण महासागरों को मार रहा है और मरते हुए महासागर धरती को गर्म कर रहे हैं, जिससे और ज्यादा प्रदूषण हो रहा है? इस पर विचार करना बेहद जरूरी है।